सभी को नमस्कार। जैसा कि सभी को मालूम ही है कि पूरे देश में आजकल एक अजीब सा माहौल खड़ा हो गया है और आंदोलन भी हो रहे हैं जगह जगह पर। और इस सारी जो चीज़ों का के पीछे की जो वजह है वो है यूजीसी की 2026 की नई गाइडलाइंस। जी हाँ, यूजीसी ने अभी 13 जनवरी 2026 को अपनी नई गाइडलाइंस जारी की है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। और 15 जनवरी 2026 से इन गाइडलाइंस को यूजीसी के अंडर जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आते हैं उसमें इसको मैंडेटरी रूप से अप्लाई कर दिया है। अब इसमें विवाद का विषय क्या है? विवाद का विषय पर मैं बाद में जाऊंगा। थोड़ा सा मैं इसके पीछे थोड़ी सी आपको बैक हिस्ट्री बता दूं। एक्चुअली मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 8 हफ्ते के अंदर अपनी नई गाइडलाइंस यूजीसी में अडॉप्ट करने के लिए ऑर्डर जारी किए थे, डायरेक्शंस दी थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि या देश में जैसे भी आपको पता ही है कि पिछड़ा वर्ग जिसमें कि एससी एसटी और अब तो ओबीसी भी आते हैं, तो उनके साथ काफ़ी टाइम से जो है इतने पिछले 3 4 5 सालों में जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले थे कि 173% से लेकर अब तो 318% तक जो है इसमें मामले जो है बढ़ चुके हैं। इतने परसेंट इसमें मामले बढ़ चुके हैं एससी एसटी एक्ट आने के बाद भी इनके डिस्क्रिमिनेशन के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इसमें डायरेक्शंस दी थी कि आप 8 हफ्ते के अंदर एक नई गाइडलाइंस जारी कीजिए। तो दिग्विजय सिंह जी जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के, उसमें उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कि लोकसभा और राज्यसभा में कमेटी बना के वहाँ से एक नई गाइडलाइंस इसमें जारी कर दी। अब गाइडलाइंस जारी कर दी और वो यूजीसी ने एज इट इज़ उसको मतलब अप्लाई कर दिया और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ अपने सारे इंस्टीट्यूशंस में लगा दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो विवाद का विषय वो ये है कि इसकी जो गाइडलाइंस की क्लॉज 3(1)(c) है वो ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन अगर एससी एसटी ओबीसी, जिसको अब भी इसमें भी शामिल कर दिया गया, ओबीसी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, और महिलाएं और विकलांग जो भी लोग होते हैं उनके अगेंस्ट कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो जो है दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो अब वो डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा? पहली बात तो ये है, मैंने पहले भी कहा कि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन एससी एसटी ओबीसी या पिछड़ा वर्ग के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, सारी बात सब कुछ ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा विवाद का विषय वो ये है कि स्वर्ण समाज या जिनको हम कहते हैं जनरल कैटेगरी के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब जनरल कैटेगरी के बच्चे सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, तो उनको ये डर है और डर होना लाजमी भी है कि जब ये रूल्स लागू हो गए हैं तो कोई भी अगर एससी एसटी या ओबीसी या कोई भी इस तरह का जो बच्चा है कंपटीशन के रूप में या देश भावना के रूप में कोई भी अगर गलत झूठे मूठे आरोप किसी स्वर्ण समाज के बच्चे पर या जनरल कैटेगरी के बच्चे पर लगा देता है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइंस ये कहती है कि एक इक्विटी कमेटी हर इंस्टीट्यूशन में बनेगी। लेकिन इसमें भी एक सरप्राइजिंग थिंग ये है कि इक्विटी कमेटी में जो है इनके जो एससी एसटी ओबीसी के मेंबर्स मैंडेटरी कहे गए हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए इसमें कोई बात नहीं कही गई कि उनके भी कोई इसमें मेंबर्स होंगे। मोर ओवर यूजीसी ने यह कहा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि आप ये एक इक्विटी कमेटी बनाएंगे और अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो इक्विटी कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल को हैंड ओवर करेगी 7 दिन के अंदर और वो इसका आगे निवारण करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंप्लेनेंट है वो एससी एसटी ओबीसी या मतलब कोई पिछड़ा वर्ग से जो कर रहा है वो नेचुरली बात है वो जनरल कैटेगरी के बच्चे के खिलाफ ही करेगा। और इसमें एक बात और कही गई है एट्रोसिटी, मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद इसने मेरे साथ ऐसा फलाने बच्चे ने ऐसा किया है, तो उस बच्चे का करियर तो गया बच्चे का। ठीक है जी, आप सभी को एक विष्णु तिवारी नाम का केस याद होगा। एससी एसटी एक्ट के अंदर 2000 में उसको सज़ा हुई थी और 20 साल 2020 में वो विष्णु तिवारी नाम का आदमी जो है बाइज्जत बरी हुआ 20 साल की सज़ा के बाद कोर्ट से। 20 साल बाद जब उससे पूछा गया कि आप अब खुश हैं, आप तो आज़ाद हो गए, तो उसने पता क्या कहा? उसने ये कहा कि क्या आप मुझे मेरी 20 साल की जवानी वापस कर सकते हैं? इसमें भी यही चीज़ सेम है कि मान लो कंप्लेनेंट अगर गलती से झूठ मूठ बोल के किसी बच्चे को फंसा देता है, जैसे मैंने पहले कहा द्वेष के थ्रू या आपसी मतभेद के थ्रू या कोई उसको महसूस हुआ कुछ भी ऐसे ABC करके, तो उस बच्चे का करियर तो गया। क्योंकि यूजीसी गाइडलाइंस ये भी कहती है कि अगर ये रिपोर्ट
जो है इसको सीरियसली नहीं देखा गया, उसकी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की गई, तो उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी की ग्रांट इन एड जो ग्रांट मिलती है वो बंद कर दी जाएगी और उसकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। तो कौन प्रिंसिपल या कौन वाइस चांसलर चाहेगा कि उसकी यूनिवर्सिटी या उसकी कॉलेज की मान्यता रद्द हो? कौन चाहेगा कि उसकी जो है ग्रांट रुक जाए? तो ये सारी चीज़ों के बाद और ऊपर सबसे बड़ी बात है कि जो कंप्लेनेंट है जो झूठी कंप्लेंट करेगा उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, चाहे वो 20 साल बाद हो चाहे 10 साल बाद हो। सामान्य कैटेगरी का बच्चा, जनरल कैटेगरी का बच्चे का फ्यूचर भी तबाह हो चुका होगा और उसका करियर भी खत्म हो चुका होगा। सबसे बड़ा जो विवाद का विषय वो ये है, डिस्क्रिमिनेट तो जनरल कैटेगरी का बच्चा इस गाइडलाइंस के थ्रू मेरे को लगता होता हुआ दिख रहा है। तो यही एक बहुत बड़ा विषय है। तो मैं समझता हूँ कि इन गाइडलाइंस को सेंट्रल गवर्नमेंट को दोबारा से रिकन्सिडर करना चाहिए, यूजीसी को रिकन्सिडर करना चाहिए, उसमें 3(1)(c) की धारा को अमेंड करना चाहिए, उसमें जनरल कैटेगरी को भी डालना चाहिए और इक्विटी कमेटी में भी जनरल कैटेगरी के मेंबर्स को इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो मुझे देश में एक बहुत बड़ा आक्रोश पैदा होता हुआ दिख रहा है और स्वर्ण जाति जनरल कैटेगरी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। और देश में वीपी सिंह के टाइम में भी, आरक्षण के टाइम में हमने बहुत बड़ी त्रासदी होते हुए देश के अंदर देखी है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इतना ही कहूँगा कि इन जो यूजीसी गाइडलाइंस को एक तो या तो इसको रोल बैक कर दीजिए या फिर इसमें जो मैंने कहा वो 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 कि इसमें जनरल कैटेगरी को डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में भी इंक्लूड करना चाहिए और उनको जो इक्विटी कमेटी है उसका भी मेंबर बनाना चाहिए, अदरवाइज़ ये रोल बैक होना चाहिए। विद दिस आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हो सकता है मैंने भी कुछ गलत कह दिया हो या आपको गलत लगा हो, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन आप भी अपने कमेंट के माध्यम से आगे हम इसको समझ सकते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच।